नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी इकाई वस्ती जी को। इसमें दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का आज से एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आपका एग्ज़ाम 26 अगस्त से शुरू होगा, ठीक है। और ये जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज जो हम लेके आए हुए हैं, और ये बिल्कुल आपके PYQ बेस्ड रहने वाला है, यानी कि जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है 2022, 2023, 2024 में, उसी आधार पर आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी हम सभी टू द पॉइंट चीज़ें कंप्लीट करेंगे। जो भी चुनिंदा VBI प्रश्न बन सकता है वही प्रश्न अभी हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। तो कम समय में कम से कम ये सीरीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा आराम से। बहुत सारा प्रश्न आप बना लीजिएगा और बहुत सारा प्रश्न क्लास से ही आपका आ जाएगा, इतना हम आपको आश्वासन देते हैं। तो पूरा क्लास आपसे कंप्लीट कीजिएगा और जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप सभी समझते चलिएगा और उसे याद जरूर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, आज का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आप सभी को बताना है कि कौन सा इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। देखिए, आप सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। क्लास करते हैं पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, तो आप सेशन को जरूर लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को कहते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कर देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर समास का बात आया हुआ है, तो समास में आप सभी को बताइएगा कि इसका कुल भेद कितना है। सबसे पहले ये आंसर कीजिएगा, क्या 6 भेद होता है या 7 भेद होता है? बता सकते हैं आप सभी। समास का 6 भेद होता है या 7 भेद होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचनंद। याद रखिएगा आप सभी, पंचनंद मतलब कह सकते हैं कि 5 नदियों का समूह है। तो जहां गिनती करने के लिए संख्या मिल जाए, ठीक है, जहां संख्या गिनती करने के लिए मिल जाए वहां पर आपका कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, कौन सा? द्विगु। जो पराजय देख रहे हैं, प्रत्येक देख रहे हैं, आजीवन देख रहे हैं, ये सभी में आपका अव्ययी भाव समास है। जो यहाँ पर परा शब्द देख रहे हैं, ये क्या आपका एक उपसर्ग है। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है या पहले उपसर्ग शब्द लगा रहता है। तो जैसे परा उपसर्ग है, जो ये आप सभी देख रहे हैं प्रा, ये क्या है? आपका उपसर्ग शब्द है। जो आ देख रहे हैं ये भी आपका उपसर्ग शब्द है। और अव्ययी भाव समास से काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। इतना सा फैक्ट को आप याद रखिएगा जो पेपर में आप सभी से पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखिए, समास का मुख्य रूप से 6 ही भेद है। एक आप नए समास को मिला लीजिएगा तब जाके 7 होगा, अन्यथा मुख्य रूप से 6 ही भेद होता है। कौन कौन सा? अव्ययी, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास होता है। और एक नए समास को मिलाया जाए तब 7 होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो जो यहाँ आप ज्ञा देख रहे हैं ना, यही आपका राइट आंसर होगा। ज्ञा क्या है? संयुक्त शब्द है जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन से मिलकर बना होता है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है? जैसे कि अक्षा शब्द हो गया, उसके बाद कह सकते हैं कि ज्ञा हो गया, उसके बाद तरह हो गया। ये सभी क्या है आपका? ये सभी आपका संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक की यहाँ पर बात किया गया है। देखिए, अनुनासिक वर्ण कौन सा बताए थे आप सभी को? जो पीछे वाला होता है। क्या या अनुनासिक वर्ण है, या ट है, या ज है, या ठ है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा पीछे में क्या आता है? च, छ, ज, झ, या। देखिए, या वाला जो है ये आपका क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। अच्छा, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन सा है आप सभी को पता है? तो जितने पीछे वाला है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या अनुनासिक व्यंजन है। उसी प्रकार से या अनुनासिक है। मूर्धन न अनुनासिक है, न अनुनासिक है। उसके बाद म, ये अनुनासिक व्यंजन है। याद रखिएगा आप सभी, एक प्रश्न आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध शब्द छांटिए। इनमें से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? देखिए, ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और सारे अभी हम चुनिंदा प्रश्न आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, वही जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करें।
जहां मन तहां समय बर्बाद मत कीजिएगा, वो चीज़ें आप पकड़िए, क्योंकि हम आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। हमको पता है कि आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारा क्लास ऐसा करवाता है कि कोई मतलब ही नहीं रहता कि क्या सिलेबस है, क्या बढ़ाना है, कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। जो मन सो क्वेश्चन आपको दे देगा जो पेपर में दूर दूर तक नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको करके भी कोई फायदा नहीं होगा, बात समझिए आप सभी। तो इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उस आधार पर तैयारी कीजिए, बेस्ट तैयारी होगा आपका और कम समय में बेहतर आप चीजें कंप्लीट कर पाइएगा। तो देखिए इसका आज्ञाकारिणी जो है ये आपका अशुद्ध शब्द होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। जबकि आज्ञाकारी सही है और आज्ञाकारिणी यहाँ पर देखिए ये छोटी जो ई का प्रयोग किया गया ये वाला सही होगा, ना कि बड़ी ई वाला का, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और आज्ञा ये भी आपका सही शब्द है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर गलती कीजिएगा तो प्रश्न गया, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा आप सभी, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? अच्छा, तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत का शब्द था उसी शब्द को हुबहू हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वही आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे कि अग्नि जो है ये जो देख रहे हैं ये तत्सम शब्द है, याद रखिएगा आप सभी। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, याद रखिएगा। तद्भव इसका बनाया जाए तो आग हो जाएगा। जबकि राय हो गया, पंख हो गया, साई हो गया, ये सभी आपका तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत का बदला हुआ रूप। चलिए अगला है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? चलिए इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? देखिए अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। जबकि विभव हो गया, अनुभाव हो गया और विभिचारी भाव हो गया, ये सभी का उल्लेख तो है, जबकि अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। अच्छा, जो रस का निर्माण होता है, रस ये कैसे होता है पता है आप सभी को? तो इसमें कह सकते हैं कि विभाव प्लस आपका अनुभाव होगा, अनुभाव हो जाएगा, प्लस में आपका व्यभिचारी भाव होगा, ठीक है। व्यभिचारी भाव हो जाएगा, तो इसी से आपका कह सकते हैं कि रस बनता है। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल। अस्थाई भाव का सीधा उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया है, तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। घट का तद्भव रूप क्या होगा? जो ये घट शब्द देख रहे हैं ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव रूप यानी कि बदला हुआ रूप पूछा गया है, तो घट का तद्भव क्या हो जाएगा? घड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी सेशन लाइक करते चलिएगा, सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। देखिए आप ही के लिए हम मेहनत करें, ठीक है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपका रिजल्ट हो जाए पेपर में, क्योंकि बहुत आप इंतजार किए हुए हैं और मेरा कोशिश रहेगा कि जहां तक है हर चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस इतना हम आश्वासन देते हैं और आपको हम बेहतर कंटेंट देंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा आप सभी। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ें दिया जाए जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा नागा अर्जुन किस भाषा के लेखक थे? देखिए अगर भाषा के लेखक की बात किया जाए तो ये मैथिली भाषा के लेखक थे, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है या वास्तविक नाम कह सकते हैं तो वैद्यनाथ मिश्र इसका वास्तविक नाम है, जो कि जनक कवि के रूप में इसको हम सभी जानते हैं, याद रखिएगा। जनक कवि भी कहा जाता है आपका बाबा नागा अर्जुन को, और ये कह सकते कि मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं के लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कनक से दिन मोती सी रात में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखिएगा एक से शब्द आया हुआ है और एक सी आया हुआ है, और आपको ये बताए थे कि ये शब्द किस में आपको देखने के लिए मिलता है, पता है आप सभी को? जब आपको हम अलंकार पढ़ाए थे, जाके देखिएगा यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें आपको बताए थे कि जहाँ भी तुलना करने की बात आ जाए, ठीक है, जैसे कह सकते कि सा हो गया या से हो गया, ये शब्द आपको देखने के लिए मिले, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है, ठीक है। और यहाँ पर मोती सी रात की बात किया गया है, यानी कह सकते कि सोना का तुलना मोती से किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका उपमा अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अलंकार से आपके पेपर में अच्छा खासा वेटेज रहता है फ्रेंड, तो ध्यान से पढ़िएगा अलंकार को आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा 10 नंबर का आंसर। कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा अलंकार होगा?
यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको एक वर्ण नजर आता होगा जो बार बार रिपीट हुआ है, वो है का। देखिए का, ठीक है। तो आपको क्या बताए थे कि जहां एक ही वर्ण का रिपीटेशन बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझिए। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, किसी भी ध्वनि या अक्षर की आवृत्ति या पुनरावृत्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 11 है कि कनक कनक तिस्य गुणी मध्यकता अधिकाय निम्न में से कौन सा अलंकार है। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हर एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, कोई सा भी एग्जाम आ जाए, और आपके पेपर में भी ये प्रश्न आएगा। हम आपको लिख के देते हैं, कनक कनक तिस्य गुणी मध्यकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसको स्टार मार्क के याद रखिएगा कि भैया इसमें यमक अलंकार ही होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा, यमक अलंकार कैसे होगा, आपको पता है कि एक ही शब्द का अर्थ अगर अलग अलग निकले, जैसे कि एक कनक का अर्थ सोना भी होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, ठीक है, धतूरा भी होता है। तो मान लीजिए कि किसी को अगर सोना मिल जाए तो वो बच्चा पगलाएगा, और कोई धतूरा खा ले तो वो भी पगलाएगा। बात समझे। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि अगर एक ही शब्द रहे और उसका अर्थ अलग अलग रहे, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। बस ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, बात समझिए आप सभी। 3 प्रश्न आपको हम बताएं अभी अलंकार से, और तीनों प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, आराम से प्रश्न बना के आइएगा। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। वीर रस का 4 भेद होता है, बताएं आपसे को। वीर रस का कितना भेद है, 4 भेद है। कौन कौन सा, दानवीर, दायवीर, योधवीर और धर्मवीर होता है। अगर लिखने बोलिएगा तो वो भी हम आपको करके दिखाई देते हैं। दानवीर हो गया, उसके बाद एक दयावीर हो गया, ठीक है, उसके बाद एक आपका युद्धवीर हो गया, उसके बाद एक आपका धर्मवीर हो गया। तो ये कुल 4 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा, कुल रस कितना है, पता है आप सभी को, रस कितना है, रस का कुल संख्या कितना है। रस का कुल संख्या अगर हम आपसे इसे पूछे तो आप क्या बता सकते हैं, कि बता सकते हैं कि भैया जी रस के कुल संख्या कितना है। रस की कुल संख्या 9 है, याद रखिएगा आप सभी, कितना है, 9 है। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, कौन कौन सा होता है, तो ये भी एक फैक्ट याद रख सकते हैं आप सभी, कि जैसे कह सकते हैं कि श्रृंगार रस, ठीक है, ये क्या आपका श्रृंगार रस हो गया। उसी प्रकार से हास्य रस हो गया, उसी प्रकार से करुणा रस हो गया, ठीक है, करुणा रस हो गया। उसी प्रकार से कह सकते कि वीर रस होता है। क्या होता है, वीर रस होता है, इसको वीर रस कीजिएगा। उसके बाद रौद्र रस होता है। उसके बाद आपका भयानक रस होता है, क्वेश्चन आएगा पेपर में, भयानक रस होता है। उसके बाद विभत्स, याद रखिएगा, विभत्स रस होता है। उसके बाद अद्भुत होता है, ठीक है, क्या होता है, अद्भुत होता है, आपका अद्भुत रस होता है, याद रखिएगा। और एक आपका शांति हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रखिएगा कुल 9 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से मुहावरा बताना है। अंधेरे के आगे रोना का अर्थ क्या होता है। तो अंधे के आगे रोना, मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, निर्दय से दया की याचना करना, ठीक है, निर्दय से दया की याचना करना, यानी कि जो निर्दय है उससे आप दया की याचना कर रहे हैं कि वो दया आप पे कर दे। संभव है जो निर्दय दिल वाला है करेगा, नहीं करेगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुकूल अनुकूल अनुकूल, कौन सा इसमें सही वर्तनी है। देखिए, सही वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा, जैसे कह सकते हैं कि अनुकूल को जो हम सभी लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, अनुकूल, यानी कि एक छोटी उ एक बड़ी उ का प्रयोग होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी वाला में अनुकूल, ठीक है, यही आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ये सभी आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि उपकार जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, भलाई करना, और जिसका भलाई करेंगे तो उसका विलोम करना होगा तो बुराई करेंगे, बुराई मतलब होता है अपकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं, इसमें सही आपको लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चलिए, लोकोक्ति है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक काठ की हांडी है जो बार बार नहीं चढ़ती है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बेईमानी बार बार नहीं चलती। एक बार बेईमानी कर लिए तो क्या लगता है कि बार बार बेईमानी कर पाइएगा उस आदमी से, नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सतर्क हो जाएगा फिर वो ना।
तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। मन के चंचल विकार को डैश कहते हैं। देखिए, मन के चंचल विकार को हम सभी क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। याद रखिएगा, आप सभी क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें से द्विगु समास कौन सा है? अच्छा, द्विगु समास की यहाँ पर बात आया हुआ है। जैसे कि आपको बताए थे कि द्विगु समास में क्या होता है? संख्या आपको गिनती करने के लिए मिलता है, ठीक है। जबकि द्वंद्व समास की बात किया जाए तो उसमें अपोजिट शब्द होता है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष जो देख रहे हैं, ये क्या द्विगु समास है? नहीं, गलत, अब यही भाव समास है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो पंचतंत्र है, यहाँ पर जो पंच देख रहे हैं, ठीक है, ये संख्या वाला शब्द है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। बात समझे आप सभी? जैसे पंचतंत्र है, इसका अर्थ होता है पांच तंत्रों का संग्रह। पंचतंत्र मतलब पांच तंत्रों का संग्रह। उसी प्रकार से त्रिलोक हो गया, पंचवटी हो गया, सप्तसागर हो गया, ये सभी आपका द्विगु समास का उदाहरण है। अगला है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे डैश काल कहते हैं। अगर कोई क्रिया हो रहा है, ठीक है, और ये पता चले कि ये वर्तमान काल में हो रहा है, तब हम इसे कौन सा काल कहेंगे? अगर वर्तमान में हो रहा है तो इसे हम सभी संदिग्ध वर्तमान कहेंगे? नहीं। तब संभाव्य, संभाव मतलब क्या होता है? कि हो रहा होगा, ये होगा नहीं। पूर्ण वर्तमान मतलब कि पूरा हो गया है, ये आपका तात्कालिक वर्तमान होगा। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि वो काम अभी चल ही रहा है, ठीक है, तो ये आपका तात्कालिक वर्तमान के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ऊपर से प्रेम दिखाना, अप्रत्यक्ष में हानि पहुंचाते रहना, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसे हम सभी आस्तीन का सांप कहते हैं। तो ऊपर से प्रेम दिखा रहा है, ठीक है, ऊपर से मुंह पोंछ रहा है और नीचे से आपका जड़ काट रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? जड़ काटते जाना और पानी देते जाना, ठीक है। नीचे से जड़ काट रहा है और ऊपर से पानी ढाल रहा है कि देखो हम पानी तो दे रहे हैं पर नीचे से जड़ काट दे रहा है ताकि वो पनप ना पाए। तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उससे बैठा नहीं जाता, सॉरी उससे बैठा नहीं जाता, इनमें से कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पर वाच्य से क्वेश्चन पूछा गया, आप सभी से बता सकते हैं। उनसे बैठा नहीं जाता, उनसे काना नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उसका भाव को प्रकट कर रहे हैं कि भैया ये काम उससे नहीं होता, ठीक है, तो ये भाव बताया जा रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भाववाच्य होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, समझे बात को। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा नौकर का पर्यायवाची शब्द है? देखिए, नौकर की बात किया जाए तो नौकर का पर्यायवाची दास भी होता है, चाकर भी होता है, सेवक भी होता है और भृत्य भी होता है। और भृत्य भी होता है। भृत्य मतलब क्या होता है? वेतन भोगी सेवक। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है इसका अर्थ? वेतन भोगी सेवक। तो नौकर को वेतन दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। अगला है कि तितली का लिंग परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर अगर लिंग परिवर्तन करने की बात किया जाए तो बताइए कौन सा लिंग होगा इसमें? तो तितली का क्या तितलिन हो जाएगा? नहीं, गलत, तब मादा तितलिन होगा। तितली तो एक मादा है ही है, ठीक है, तितली क्या है? मादा है, और इसका लिंग परिवर्तन करना है तो नर तितली होगा। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? नर तितली होगा। जैसे कहते शेर, शेर का शेरनी, घोड़ा, घोड़ा का घोड़नी, ठीक है, तितली का नर तितली होगा। अगला क्वेश्चन है कि संधि में दो वर्णों से मेल से क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए, संधि में अगर दो वर्ण का मेल होगा तो यहाँ पर आपका विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, संधि दो वर्णों के मिलने से ध्वनि में परिवर्तन होता है। जैसे कह सकते हैं कि एक शब्द आपका सु था, अब प्लस में इसे हम सभी इसमें उप लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? पता है आप सभी को, कह सकते हैं ये सुप शब्द बन जाएगा। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 25 देखिएगा कि राम ने श्याम को मारा था। मारा था यानी कि ये भूतकाल है और ये पूरा भूतकाल बताया जा रहा है कि राम ने श्याम को मारा था। ये कन्फर्म है कि मारा ही था, बट यहाँ पर आपको संदिग्ध भूतकाल बताना है जिसमें संदेह हो, ठीक है। मारा होगा, ये संदेह है, ठीक है, कि राम ने श्याम को मारा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल होगा। तो यहाँ पर एक आपको शब्द दिया था कि राम ने श्याम को मारा था, ये पूर्ण भूत है, ठीक है, बट इसको हमको संदिग्ध भूतकाल में बताना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा कि राम ने श्याम को मारा होगा। होगा मतलब संदेह है कि मारा होगा, क्लियर नहीं कि मारा ही है, ठीक है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में होता है? किस विकल्प में हुआ है? देखिए, सर्वनामिक विशेषण की यहाँ पर बात किया गया है। तो आप सबको पता है कि सर्वनामिक विशेषण
कब बनता है पता है आप सभी को? जब आपका संज्ञा से पहले, याद रखिएगा आप सभी, जब आपका संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम शब्द आ जाए, ठीक है, सर्वनाम शब्द आ जाए। सर्वनाम शब्द में जैसे कह सकते हैं या हो गया, वह हो गया, ये सभी शब्द अगर संज्ञा से पहले आ जाए तो वो आपका क्या होता है, सर्वनाम ना रहकर वो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे कह सकते हैं कि वह घर अभी बना है, ठीक है, तो ये वह शब्द जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये एक सर्वनाम शब्द है। याद रखिएगा आप सभी, क्या है, ये एक आपका सर्वनाम शब्द है। और घर जो देख रहे हैं, घर क्या है, ये संज्ञा शब्द है। याद रखिएगा आप सभी, घर क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा से पहले क्या आ गया है, सर्वनाम शब्द आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। याद रखिएगा एक ही फैक्ट को, जब भी सर्वनामिक विशेषण की बात आए, अगर संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम शब्द आया है तो वो सर्वनाम न रहकर वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिश्र वाक्य नहीं है। अच्छा, मिश्र वाक्य क्या होता है, जहाँ पर आपको बड़ा देखने के लिए मिल जाए वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, और अटपटा रहे। जैसे कह सकते कि वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना था, ये आपका मिश्र वाक्य है। यदि पानी ना बरसा हो तो सूखा पड़ जाएगा, ये भी मिश्र वाक्य है। कार्य समाप्त हो जाए तो आप जा सकते, ये भी मिश्र वाक्य है। आश्चर्य है कि वह हार गया, ये भी मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला, कि करण और अर्जुन एक साथ रहते हैं, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं, ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा और आकर इसको जोड़ने का काम किया है कि करण और अर्जुन साथ ही रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक होता है सरल वाक्य, राम गया, ये सरल वाक्य है। राम पढ़ा, सरल वाक्य है, ठीक है। और यही कहते हैं कि राम और मोहन पढ़ा, तो ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। वहीं पर उसको अगर मिश्र वाक्य बनाना है तो कह सकते हैं कि वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम को पढ़ते हुए नहीं देखा था, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद, ये रेखांकित पद है आपका, ठीक है। सेवक को, यहाँ कौन सा कारक होगा, कारक का 8 भेद है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को देने की बात यहाँ पर किया गया है ना, ठीक है। क्या करने की बात किया गया है, देने की बात किया गया है। तो अगर जिसके लिए कार्य किया जाए, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, सेवक के लिए, तो राजा सेवक को कंबल दे रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, को किसके लिए आता है पता है आप सभी को, संप्रदान कारक के लिए आता है। याद रखिएगा आप सभी, संप्रदान कारक के लिए क शब्द आता है, सॉरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कारक विभक्ति आपसे देखे होंगे। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है, कारक में तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आसान टॉपिक है आपका। मिठास में कौन सी संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहाँ पर मिठास की बात किया गया है, ठीक है। मिठास की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये आपका भाव उसका बता रहा है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। समूहवाचक में समूह का बोध होता है, जैसे कि मेला हो गया, भीड़ हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे कह सकते हैं कि गंगा नदी, राम, दिल्ली, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में जैसे लड़का हो गया, कुत्ता हो गया, लड़की हो गया, जो जाति समूह को बताता हो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। देखिए विशेषण यहाँ पर बताना है, किसी की विशेषता प्रकट यहाँ पर किया जा रहा हो। क्या लंबाई विशेषण शब्द है, नहीं। लंबाई क्यों विशेषण होगा, यहाँ पर लंबाई क्या विशेषता बता रहा है। बुढ़ापा विशेषण है, नहीं। समझ विशेषण है, नहीं। शांत विशेषण शब्द है। कैसे कह सकते कि वह व्यक्ति बहुत ही शांत है, तो वो व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो बहुत ही शांत व्यक्ति है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द होगा। बात समझे, क्या क्लियर है। चले आइए, अब आपके लिए एक प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में भाग को त्रुटि बताना है। परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी, इसमें कौन सा भाग त्रुटि है, नीचे कमेंट करके आपको बताना है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल 30 प्रश्न आपको हिंदी का कंप्लीट करवाएं। आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले अभी आपका एक विज्ञान का प्रैक्टिस शीट और एक आपका सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस शीट जो नया वाला, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है दोनों। तो जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। और इससे पहले जितने भी PYQ प्लस में प्रैक्टिस शीट इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लास जो दिए थे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है,
तो वो भी वीडियो सारा देख के रिवाइज कर लीजिए आप सभी, क्योंकि आपके लिए सारा क्लास इंपॉर्टेंट है। 2 गुना स्पीड में रिवाइज कर लीजिए, जो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो जाइए आप सभी उस लेक्चर को देखिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।